हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई के प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है आपके लिए। इसमें मैंने कुछ स्टडी मटेरियल सेंट्रल स्कूल के यूज़ किया हुआ है, कुछ स्टडी मटेरियल मैंने अपना इंक्लूड किया हुआ है, इसमें क्वेश्चंस डाले हुए अपने, कुछ मैंने क्वेश्चंस मिक्स किए हुए हैं। यानी पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल है ये आप मुझे बताएंगे। तो पूरा का पूरा ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो प्रैक्टिस सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है टर्म 1 2021 के लिए, क्लास 12th हिस्ट्री के लिए, उसमें आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैंने 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं फर्स्ट बुक के, यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के सारे 4 शुरू के जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। सेकंड बुक का कोई भी मटेरियल इसमें यूज नहीं किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं सैंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर टर्म 1 हिस्ट्री क्लास 12th को प्रैक्टिस करना। देख सकते हैं टाइम लिमिट वही है 90 मिनट्स की, जैसा कि आपको टर्म 1 मिलने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पेपर वही पहले की तरह 4 भागों में बटा हुआ है, डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस A, B, C and D। अब बात करते हैं ए सेक्शन की। ए सेक्शन में 24 क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई भी 20 करने हैं। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन है, कोई भी 18 करने हैं। सेक्शन सी में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको करने हैं और उनके साथ ऑप्शन मिलेंगे नीचे आपको। तो कुल मिलाकर के 12 प्रश्न आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे और उसमें से आपको कोई 10 प्रश्न ही करने हैं, ठीक है। तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ही आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, मतलब एक केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये जानकारी आपको पहले से ही है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं सुनना चाहते हैं। 5th नंबर का जनरल इंस्ट्रक्शन सेक्शन डी, इसमें क्या है आपको 59 और 60 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा की तरह अब से मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक मैप आपको दिया जाएगा, उस मैप में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी लोकेशन वहां पर शो की गई है और ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। आपको मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा फर्स्ट बुक के चारों चैप्टर को लिए हुए, सेकंड बुक के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, वो दूसरा पेपर बना के आपको बाद में अपलोड किया जाएगा। 6वां आपको जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिलता है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चंस का इक्वल मार्किंग है एंड देवर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये जो सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होने वाली। इसके अलावा आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जब 59 और 60 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 59 और 60 में, फिर से मैप के ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ 59 एंड 60, यानी कि जो विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स हैं, दृष्टिबाधित छात्र हैं, उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए 2 क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में मिलता है और मैंने भी डाले हुए हैं सेम, तो उनको भी आप देखेंगे, उनको भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैंने 2 यहाँ पर डाले हुए हैं, इनको आप देख लेंगे, ये आपको सीबीएसई के पेपर में नहीं मिलेगा। एवरी क्वेश्चन कैरीज 0.80 मार्क्स। आपको मैं बता दूं कि आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसमें 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको उसमें से करने कितने 50 क्वेश्चंस कोई करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो जो उसका वैल्यू है वो कितना कोई मार्क कैरी करता है, कोई क्वेश्चन 0.80 मार्क्स। तो इसको माइंड में रखिएगा, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, 0.80 मार्क का हर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन करेंगे तब इंटू करके आपका 40 मार्क्स का एक वैल्यू आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चैप्टर आपके 1 to चैप्टर 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हु द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूज्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन एक्सकवेशन, यानी कि भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के किस डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक ने उत्खनन या खुदाई में सैनिक परिशुद्धता यानी कि सैन्य सटीकता का उपयोग किया था। आपके सामने ऑप्शन है REM व्हीलर, B जॉन मार्शल, C SN रॉय या D अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है REM व्हीलर। 1944 के लगभग की बात है जब इन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन यानी सैनिक परिशुद्धता, सेना से थे तो परिशुद्धता का समावेश इन्होंने किया था खुदाई में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है कहीं ट्रांसलेशन में दिक्कतें हों, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, तो उसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे, पेपर बनाते समय दिक्कतें कई बार हो जाती हैं। क्वेश्चन 2 आप देखेंगे यहाँ पर, इन 1921 हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सील्स फ्रॉम हड़प्पा। इन 1921 हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सील्स
सील्स फ्रॉम हड़प्पा? ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी राखालदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी जॉन मार्शल. सो द राइट आंसर विल बी दयाराम साहनी. द राइट आंसर विल बी दयाराम साहनी. दयाराम साहनी ने हड़प्पा में क्या किया था? खोज की थी. हड़प्पा की मोहरें मिली थी इनको हड़प्पा में दयाराम साहनी को, और राखालदास बनर्जी को मिली थी मोहनजोदड़ो में. ठीक है, तो क्रेडिट goes to दयाराम साहनी एंड राखालदास बनर्जी फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. चूज द एनिमल डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील्स विच इज कंसिडर्ड मिथिकल क्रिएचर. यानी कि आपको चूज करना है कि हड़प्पा की मोहरों पर चित्रित जो दिखाया गया कोई जानवर, हड़प्पा की मोहरों पर एक ऐसा जानवर जिसे अब कल्पित, संश्लिष्ट या मिथकीय, मिथकीय मतलब कल्पना समझिए, या फिर ऐसा कि जो अजूबा है समझ लीजिए, कल्पना है, पौराणिक समझ लीजिए, मिथकीय प्राणी माना जाता है उस जानवर को. तो ऐसा कौन सा जानवर चित्रित है जो कि भाई उसको मिथकीय मानते हैं? तो आप सामने ऑप्शन ऊपर भी दिए गए हैं, टाइगर, वन हॉर्न एनिमल, एलिफेंट एंड जिराफ. तो इसमें से सही आंसर जो है वो है वन हॉर्न एनिमल. एक सींग वाला जो जानवर दिखाया गया है वो वहां पर मिथकीय माना गया है इतिहासकारों के द्वारा. शायद ये नहीं भी रहा होगा और इसका प्रूफ नहीं मिल पाया है. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन को. फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. द टेम्पल मेकिंग ट्रेडिशन evolved through various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of an entire temple from one rock. Choose the right option. ये बताना है आपको. आप चूज द राइट ऑप्शन में देखेंगे सेक्शन ए पुरी टेम्पल, बी द्वारिका टेम्पल, सी कैलाशनाथ टेम्पल, डी कंदरिया महादेव टेम्पल. तो ऑप्शन सोचिए. ट्रांसलेशन भी देख लेता हूँ. मंदिर बनाने की परंपरा विभिन्न चरणों के माध्यम से पूरी हुई और बाद में 8वीं सदी में पूरे मंदिर को बनाया गया एक ही चट्टान को काट करके. बताइए कौन सा मंदिर था? पुरी था, द्वारिका था, कैलाशनाथ था या कंदरिया महादेव मंदिर था? तो इसमें से वो मंदिर आपको बताया जा रहा है कैलाशनाथ मंदिर, जो एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया था. ध्यान रख लीजिएगा. इसको आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा. इसकी इमेज भी आपको देखने को मिलेगी. वहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ थ्योरी इन बुद्धिज्म. निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ थ्योरी इन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में थ्योरी शब्द का अर्थ क्या है और कौन सा स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब करता है? नीचे से इसको देख लेते हैं. जैसे सुप्रीम बीइंग हु is the incarnation of God, or B a respected woman who attained liberation, C those who follow the path of Vedanta asceticism, D those who know the ultimate truth and Dhamma. तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो है आपका B, सम्मानित महिला जिसने मुक्ति प्राप्त की, यानी कि a respected woman who attained liberation. ध्यान दीजिएगा, जिस सम्मानित महिला ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मुक्ति, साल्वेशन, निर्वाणा जो भी ये मिल गया उसको, वो थ्योरी थी बौद्ध रिलीजन में. ठीक है, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इश्यूड प्योर एंड मार्वलस गोल्ड कॉइन्स. कई जगह दिक्कतें हो सकती है ट्रांसलेशन में, वर्ड में तो समझ जाएगा क्वेश्चन. किस साम्राज्य के शासकों ने शुद्ध और शानदार सोने के सिक्के जारी किए? शुद्ध भी और शानदार भी, और बहुत ज़्यादा भी जारी किए थे सोने के इन्होंने. तो ए ऑप्शन है गुप्ता एम्पायर, बी है मौर्यन एम्पायर, सी है कुषाण एम्पायर, डी है यौधेय एम्पायर. तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो जानकारी दी गई है, देखिए यौधेय तो थे नहीं, हरियाणा में रूल करते थे, कॉपर के कॉइन्स इन्होंने मोस्टली इशू किए. मौर्यन थे नहीं, तो पंचमार्क कॉइन्स से हैं. तो गुप्त और कुषाण में एक है, तो इसका सही आंसर है गुप्त एम्पायर. देखिए गुप्त एम्पायर ने गोल्ड के काफ़ी प्योर कॉइन्स और भव्य सिक्के जिसे बोलते हैं मार्वलस, शानदार सोने के सिक्के जारी किए थे. कुषाणों ने शुरुआती सोने के सिक्के जारी किए थे कम संख्या में. तो गुप्त लोगों ने शुद्ध सोने के सिक्के और शानदार सोने के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए थे. तो इसका ऑप्शन है ए. सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द हैव द पोर्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव द पोर्ट और वाज द पोर्ट टाउन. यानी निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर एक बंदरगाह शहर था, पत्तन शहर था, सी पोर्ट था, उसके पास समुद्री बंदरगाह था. तो इसमें आ सकता है, इसमें कोटदीजी था क्या, कालीबंगन था क्या, मांडा था क्या, लोथल था क्या. तो इसका सबसे सही आंसर है इसमें आपको यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर लोथल. लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था जो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको दिखाई देगा, और वहाँ से ये शायद मेसोपोटामिया से भी कलेक्टेड थे. यहाँ पर डॉक यार्ड यानी कि एक जिसे गोदी बाड़ा बोलते हैं, जहाँ पर जहाज़ों को रोका जाता था, उस तरह की एक जगह भी हमको मिली है.
टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि पेपर बहुत लंबा है, आगे तुरंत बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रयाग प्रशस्ति? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति का एक अन्य नाम, एक दूसरा नाम क्या है? ए इलाहाबाद पिलर, बी समुद्रगुप्त प्रशस्ति, सी ऐहोल प्रशस्ति, डी विजय प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है आपके एनसीईआरटी की बुक में 2nd चैप्टर में मिल जाएगा, दैविक राजा टॉपिक के अंदर, डिवाइन किंग्स टॉपिक के अंदर, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ये इस नाम से भी विजय प्रयाग प्रशस्ति को जाना जाता है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोसिवा। मतलब जो भी आपका ये प्रोटोसिवा आद्य शिव मोहरे हैं, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर हमको बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज अ मेंशन ऑफ अ डिटाई रुद्रा इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि जो एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनमें जो है रुद्र के बारे में भी बताया गया है। बी देखते हैं। लेटर ऑन रुद्रा वर्ड वाज यूज्ड फॉर शिवा, और बाद में क्या हुआ? शिवा यानी शिव गॉड के लिए रुद्र वर्ड का भी यूज होने लग गया। ठीक है। तीसरा, रुद्रा इज नॉट मेंशन्ड एज पशुपति इन ऋग्वेदा, यानी कि रुद्र जो है गॉड है उसको पशुपति के रूप में नहीं दिखाया गया है ऋग्वेद में। 4th ऑप्शन देखते हैं। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यानी कि जो पशुपति का जो रूप अब वर्तमान में पाया गया या पौराणिक समय में या जो भी है पाया गया, तो उसका जो डिपिक्शन है, जैसा पशुपति को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया जाता है, उसकी जो आइडेंटिटी उस तरह की है उसको ऋग्वेद में हम नहीं पाते हैं और उस तरह से उसको ऋग्वेद में नहीं दिखाया गया है, यानी मैच भी नहीं करता रुद्र से। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो कौन कौन से सही हैं, तो मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि ये 1 2 3 4 मुझे चूँकि पता है चारों सही है, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, हिंदी को देख सकते हैं। देखिए, प्रोटोसिवा मुहर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है, ये बात बिल्कुल सच है। ऋग्वेद में रुद्र देवता प्रमुख देवता है मतलब देवता वहाँ पर। बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग आज भी किया जा रहा है और किया गया, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है, तो ये बात भी सही है कि ऋग्वेद में रुद्र का जो उल्लेख है पशुपति के रूप में नहीं किया गया। पशुपति का कॉन्सेप्ट हो सकता है बाद में आया हो, यानी कि वर्तमान समय के तकरीबन जब चलेंगे हम पौराणिक काल में। खैर, चौथा पॉइंट देखते हैं। पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। तो जैसा पशुपति जानवरों से घिरा हुआ है, जानवरों का रक्षक है, वैसा फॉर्म में जो है रुद्र को उस फॉर्म में नहीं दिखाया गया है जैसा कि पशुपति को दिखाया गया। अगर हम पशुपति को और रुद्र को एक माने तो ऐसा पशुपति का वर्णन रुद्र वहाँ पर भी तो मिलना चाहिए था वेदों में, या रुद्र का ही वर्णन वैसा मिलता। तो कुल मिलाकर के चारों जो स्टेटमेंट है सही हैं, 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिखाए गए हैं। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रिपेयर्ड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, राइट हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी किसने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। देखा होगा आपने, महाभारत के बहुत सारे एडिशन थे इंडिया में, कन्नड़, तमिल, तेलुगु जितने भी हो सकते हैं, या कई जो स्क्रिप्ट जो होती है ना, स्क्रिप्ट का मतलब लिपियों में लिखा गया था महाभारत को, जैसे कि आपका ब्राह्मी हो गया, आपका संख स्क्रिप्ट हो गया, इसके अलावा कदम्ब स्क्रिप्ट हो गया, बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं जिनमें लिखा जाता था पहले महाभारत को। तो महाभारत को फिर कंपाइल किया, उसको क्रिटिकल एडिशन उसका निकाला। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वी.एस. नॉयपॉल थे, बी वी.एस. सुक्तांकर थे, सी ऋषि व्यास थे, डी बी लाल थे। तो इसमें सही आंसर है वी.एस. सुक्तांकर। 47 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा मेहनत चली थी और तब जाकर के शायद 1919 की बात है कि तब जाकर के वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और महाभारत को जो है कंपाइल किया, क्रिटिकल एडिशन इसका निकाला था। इसको पढ़ लेंगे बुक से टॉपिक। 11 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज वाटर रिजर्वायर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से हमें जो है जलाशय मिला है। ए बनावली, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन, डी नागेश्वर। यानी पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पाया गया है। ए बनावली, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन, डी नागेश्वर। तो सही जवाब जो आपका सामने यहाँ पर आता है वो है आपके सामने धौलावीरा। धौलावीरा से आपको जलाशय मिला है, वाटर रिजर्वायर मिला है। ठीक है, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति है जो कि गौतम बुद्ध का फेवरेट डिसाइपल, फेवरेट शिष्य, स्टूडेंट जो भी है वो था, फॉलोवर था। अशोका,
मक्खली घोषाल, आनंद और राहुल। तो इसमें सही जवाब है गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, वो था आनंद। आनंद उनका फेवरेट डिसाइपल था, ठीक है। सबसे ज़्यादा शायद प्रवचन जो भी टीचिंग्स थी इसी ने सुनी थी। 13 क्वेश्चन पे जाते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बेलो, आइडेंटिफाई एंड नेम द सिस्टम ऑफ मैरिज। यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी गई उसको पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सिस्टम ऑफ मैरिज वहाँ पर शो किया गया है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ वुमन हैज सेवरल हस्बैंड्स, ओके, एंड द्रौपदी फॉलोड दिस सिस्टम ऑफ मैरिज एंड सी हैड 5 हस्बैंड्स, ओके। यानी इस प्रकार की विवाह पद्धति में महिला के कई पति होते हैं और द्रौपदी ने इस विवाह पद्धति को पालन किया एंड सी हैड 5 हस्बैंड्स, उसके 5 पति थे। तो इसको क्या कहेंगे, एंडोगेमी कहेंगे, एक्सोगोमी कहेंगे, पॉलीगिनी कहेंगे और पॉलीएंड्री कहेंगे। तो सही जवाब इसका होगा आपके सामने पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री मतलब कि बहुपति विवाह, हिंदी में कहते हैं बहुपतित्व विवाह या बहुपति विवाह, यानी अंतरजातीय था नहीं, बहिर्विवाह एक्सोगोमी था नहीं, बहुविवाह यानी कि इसको हम कहते हैं कि पॉलीगिनी था नहीं, तो ये था बहुपति विवाह, एक से ज़्यादा पति थे, 5 हस्बैंड थे। तो इस तरह से वहाँ पर द्रौपदी की कहानी वहाँ पर थी। 14th क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, यानी अर्ली जो वैदिक ट्रेडिशन है उसके बारे में आपको क्लियर करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। ऑप्शन ए, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा कंपाइल्ड बिटवीन CE 1500 एंड 1000 BCE, यानी कि आपको बताएंगे 1500 BCE से सेंचुरी, 1500 BCE सेंचुरी से और 1000 BCE के पीरियड में क्या अर्ली वैदिक ट्रेडिशन चलती थी। बी सेक्शन देख लेते हैं। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा कंपाइल्ड बिटवीन 1000 BCE टू 500 BCE, यानी जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन है, प्रारंभिक वैदिक परंपरा है, उसका जो टाइम पीरियड है ऋग्वेदा जब लिखा गया 1000 BCE से 500 BCE में लिखा गया। सी ऑप्शन देखते हैं। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेदिक परंपरा से पता चलता है कि प्रारंभिक जो वैदिक परंपरा थी वो कंपाइल कब किया गया था ऋग्वेद को, इस तरह से इसका क्वेश्चन का मीनिंग है फ्रॉम 2000 BCE टू 1500 BCE। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर तो इसका ए है। मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, प्रारंभिक वैदिक परंपरा से आप क्या समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक परंपरा जो है, जो कि वैदिक परंपरा ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है। इस दौरान ऋग्वेद लिखा गया था, 1500 ईसा पूर्व में ही लिखा गया था और वो चल रहा है पूरा ऋग्वैदिक पीरियड फिर है। तो इसका क्लियरली ऑप्शन जो है ए आपका सामने सही जवाब है। अब बात करते हैं हम 15 क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, आपको सोचना है। अग्नि वाज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशन, यानी आग जो है, अग्नि जो है वैदिक परंपरा वैदिक ट्रेडिशन में गॉड ऑफ फायर यानी कि जो है अग्नि का देवता था, है ना, गॉड ऑफ फायर, आग का देवता था अग्नि। रीजन दिया गया है, देयरफॉर ऑफरिंग्स वर मेड टू अग्नि शो दैट इन form of smoke they would reach the gods living in the sky and invoke their blessings। यानी अग्नि जो थी वो अग्नि का देवता, आग का देवता हो गया वैदिक ट्रेडिशन में। और कारण ये भी दिया गया है कि इसलिए ही अग्नि को जो है वहाँ पर दिया जाता था आहुतियाँ, ऑफरिंग्स, ट्रिब्यूट्स, जो भी आग में चढ़ाया जा रहा है वो दिया जा रहा था, ताकि जो धुआं है अग्नि में चढ़ाया जाता है ना, धुआं है जो वो देवताओं को आकाश में मिले और उनकी दुआएं देवताओं की उन लोगों को मिले। तो आपको बताना है कि अब बोथ ए एंड आर क्या करेक्ट है और आर क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। जी हाँ, अग्नि वैदिक परंपरा के अग्नि के देवता थे, सही जवाब है, ए तो सही है। और कारण जो है, अग्नि को प्रसाद इसीलिए दिया जाता था ताकि धुएं के रूप में आकाश में जाए, देवताओं को मिले और देवताओं आशीर्वाद लोगों को मिले उन जो यज्ञ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन ए यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और आर दोनों बिल्कुल सही बात है और आर बिल्कुल ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। Which two strategies are adopted by the archaeologists to identify social differences among the Harappans? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो इतने भी सोशल डिफरेंसेस थे, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन जब हम कर रहे थे, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों ने अपनाई थी। पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स, दूसरा है स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, थर्ड है स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फोर्थ है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो पहली बात है स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स, तो हम करते ही थे, समाधानों का अध्ययन तो किया ही है, तो पहला तो सही हो जाता है। स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट है नहीं, पढ़ तो कोई पाया नहीं, खत्म कहानी। थर्ड स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी यहाँ पर मामला जमता नहीं है, तो क्या करेंगे स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यानी कि वहाँ पर हमने जो विलासता की वस्तुएं हैं, जो लग्जरी आइटम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे वो सही है। तो यहाँ पर आपके सामने आता है फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज
फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट। स्टडी मेटेरियल जो है ब्यूरियल्स और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते थे। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ये और ये सही किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि बी यहाँ पर सही था, बी वाला ऑप्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 17 क्वेश्चन है, सकाज हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मणाज एज, यानी कि जो शक थे, शक जिनको बोला गया है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जिनको हम कई शब्द यूज़ किया उनके लिए हमने। तो मध्य एशिया से आने वाले शकों को ब्राह्मणों ने क्या माना, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, ठीक है। सका हु केम फ्रॉम सकाश हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मणाज एज, तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है ए दास, बी अनटचेबल, सी म्लेच्छस, डी आर्यंस। क्या कहा उनको, तो उनको कहा था म्लेच्छ। म्लेच्छ वर्ड बहुत बार ब्राह्मण्स यूज़ करते हैं जो आउटसाइडर के लिए, बिकॉज वो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे, आउटसाइडर थे, उनके जो कस्टम्स थे थोड़ा अलग थे, ठीक है। तो म्लेच्छ वर्ड यहाँ पर देख लेंगे आप। 18 क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस शक किंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शक राजा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शक राजा था, शक किंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए रुद्रादमन, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी कनिष्का, डी गोंडोफर्नेस। कौन एक शक राजा था प्रसिद्ध इसमें, तो सबसे बढ़िया रुद्रादमन, नाम सुना होगा आपने, आप बुक में देखेंगे। एक जो सुदर्शन लेक है इसने रिपेयर किया था इसको, और भी स्टोरीज इसके बारे में, मैरिज रिलेशन हो गए। संस्कृत में इसने इंस्क्रिप्शन भी एक जो है रिलीज किया था पहली बार इंडियन हिस्ट्री में। तो रुद्रादमन यहाँ पर सही आंसर है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ, यानी कि जो मंदसौर का एक शिलालेख है वो किस गिल्ड, किस संघ या जो श्रेणी है उसके इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो क्या श्रेणी मतलब आप समझते होंगे, पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में सुनारों के अलग एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, गोल्ड स्मिथ का, जो पॉटर्स होते थे उनका अलग होता था, आयरन स्मिथ का अलग होता था, फ्लावर मेकर्स का अलग होता था, इस तरह के होते थे, ठीक है। तो उसको बोला गया, तो यहाँ पर गोल्ड स्मिथ था क्या, रथकार थे क्या, पॉटर्स थे क्या, सिल्क वीवर्स थे, तो सिल्क वीवर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मंदसौर शिलालेख एक श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है, वो कौन सी श्रेणी है, सुनारों की है, रथकारों की है, कुम्हारों की है, या रेशम बुनकरों की है। तो इसमें जो सही जवाब आपको दिया गया है वो है रेशम बुनकर। जो रेशम बुनकर थे ना वो वहाँ पर आ गए थे मध्य प्रदेश में कहीं पर, वहाँ पर अभिलेख भी लिखा रखा है, और मूव किया था ना गुजरात के कहीं से MP की तरफ। क्यों, क्योंकि शायद इनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था, और ये मंदसौर अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है। तो रेशम बुनकरों से ये संबंधित है। बुक को पढ़ेंगे शायद ये आपको मिल जाएगा, NCERT की बुक में आपको जानकारी मिल जाएगी। ध्यान से देखेंगे, बहुत फेमस है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली। यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉक्स में जाना है और बॉक्स में इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सी बिलोंग्स टू गुप्ता डायनेस्टी, एक्सरसाइज्ड पॉलिटिकल पावर, एंड सी बिलोंग्स टू गुप्ता डायनेस्टी एंड डोनेट लैंड ग्रांट्स, यानी कि वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, और पॉलिटिकल पावर यानी कि उसने जो राजनीतिक सत्ता का भी प्रयोग किया, और गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। लैंड ग्रांट्स यानी भूमि अनुदान भी इसने दिए, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं वाकाटक डायनेस्टी से भी बिलोंग करती थी ये लेडी, ठीक है, वाकाटक क्वीन थी एक तरह से। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वुमन, अब वो वुमन कौन थी जिसने कि यहाँ पर एक वुमन किंग या क्वीन जो थी जिसने कि ये काम किया था, कौन थी, या अंडाल थी, गार्गी थी, मीरा बाई थी, या प्रभावती गुप्ता थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिया गया है यहाँ पर प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता लैंड ग्रांट से रिलेटेड है, वाकाटक क्वीन थी, और चंद्र जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी उनकी बेटी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, गुप्त वंश से ताल्लुक था और वाकाटक क्वीन थी, लैंड ग्रांट इसने दिया है, और सही आंसर क्या है, ये है प्रभावती गुप्त का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, बुक है ना अर्थशास्त्र, किसने लिखी है, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और मेगस्थनीज, इन चारों में से किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र बुक जो लिखने वाले हैं वो हैं आपके यहाँ पर कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम इन्हीं के हैं। कौटिल्य या चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, और इन्होंने लिखी है बुक अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के एक टीचर गुरु थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, धर्मसूत्राद एंड धर्मशास्त्राद आर कंपोज्ड बाय, किसने लिखे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ए ऑप्शन किंग्स, बी ऑप्शन ब्राह्मण्स, सी ऑप्शन स्कॉलर्स, डी ऑप्शन सेंट्स। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र और धर्म
सूत्र किसने लिखे हैं, इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, तो वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने समाज में राजाओं के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे, जिनमें एक मनुस्मृति भी है और भी बहुत सारे हैं। तो ब्राह्मणों ने ये काम किया था। ठीक है, आपने देखा 8 प्रकार के विवाहों का नियम, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस भी प्रिस्क्राइब करे हुए मनुस्मृति में। ठीक है, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आपको बिल्डिंग एक आइडेंटिफाई करनी है, आर्किटेक्चर का नमूना जो भी, उसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि वो कौन सा है। इसके एविडेंस के बेस पे देखिए, देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स फाउंड। यहाँ पर 2 संरचनाएं मिली हैं और उन दोनों संरचना में एक है द ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्नागार एंड द ग्रेट बाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या लोअर टाउन सही है, क्या द पैलेस सही है ना, क्या यहाँ पर सिटाडेल है, क्या नन ऑफ द अबव है? तो निम्नलिखित, अब देखिए पहले हम नीचे हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला या इमारत की पहचान करनी है। यहाँ से 2 संरचनाएं मिली हैं इस इमारत से, है ना, और यहाँ अन्न भंडार और महान स्नानागार भी मिला है यहाँ पर, जिसका प्रयोग करते होंगे विशेष अवसरों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? शहर है क्या, महल है क्या, दुर्ग है क्या, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग से आपने देखा होगा यहाँ ग्रेनरी भी मिला हुआ है और यहाँ द ग्रेट बाथ भी मिला हुआ है। ये आप बुक से जरूर पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे। 24th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्कॉलर वर्कड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। निम्नलिखित में से किस स्कॉलर, किस विद्वान ने जो है सांची स्तूपा के कंजर्वेशन के लिए काम किया था? ए जॉन मार्शल, बी H.H. कॉल, सी कॉलिन मैकेंजी, डी जनरल टेलर। तो सही आंसर जो इसका है मैं आपको नीचे देता हूं, हिंदी वाला ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेते हैं। किस विद्वान ने, हु द स्कॉलर वर्कड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा? ए जॉन मार्शल, बी H.H. कॉल, सी कॉलिन मैकेंजी और डी जनरल टेलर। तो इसमें सही जवाब है आपका जॉन मार्शल। आपको पता है जॉन मार्शल ने काफ़ी काम किया था, बुक्स भी लिखी थी सांची स्तूपा के कंजर्वेशन के लिए, और सुल्तान जहां शाहजहां बेगम ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आज हम सेक्शन ए तक ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं सेक्शन बी को कंप्लीटली सी और डी ऑप्शंस को भी डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। उम्मीद है आप उस वीडियो को देखेंगे। कुछ गलतियां ट्रांसलेशन में, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं पेपर सेट करने के दौरान, काफ़ी मेहनत लगती है, कहीं पर कोई गलती लगती है ज़रूर बताएंगे। और मैंने ठीक ठाक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर तैयार करने की कोशिश की है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर मुझे बताएं। कहीं आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग and get higher marks and good marks in your exam. Thank you very much. Thank you.